नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों दूसरा फेज मोर और लेस कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कहीं कहीं वोटिंग अभी भी जारी है, कतारें लगी हुई हैं, बट 7 बज चले हैं तो ज्यादातर वोटिंग समाप्त हो गई। क्या होगा? एक नारा ये जो आप देख रहे हैं, बाबा ने अभी कुछ ही देर पहले कहा है कि अगर ये इंडी अलायंस यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वाले अगर आ गए तो गायें काटी जाएंगी, गायें ज्यादा काटी जाएंगी। ये कौन कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि अगर ये कहीं विपक्ष वाले आ गए, कांग्रेस वाले, सपा वाले, तो गौकशी ज्यादा, गायें ज्यादा काटी जाएंगी, ये कह रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा है देखो डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास इसकी बाइट भी है, सुनाऊंगा आपको। लेकिन ये जैसे जैसे चरण बढ़ रहा है, आज फ्राइडे है, पिछली बार भी जब वोटिंग हुई थी तो फ्राइडे था, उसी तरह विजुअल्स पढ़ेंगे बाबा के साथ गरिमा जी। 2 सेकेंड। अभी मेरे को एक नारा भेजा है बीजेपी के नेता ने कि कह रहे हैं कि भाई देवबंद और इस तरफ यहां वहां सब नारा चल रहा है मोदी और योगी के खिलाफ, क्योंकि पिछली जो वोटिंग थी वो भी शुक्रवार को थी और आज भी शुक्रवार को, पहला फेज की वोटिंग भी शुक्रवार को थी और आज भी शुक्रवार। और ये नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है इस समय बरेली में बाबा और मोदी दोनों साथ में हैं। और ये जो जोड़ी है ये 1 और 1 11 का काम करेगी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि बीजेपी नीड्स दिस कॉम्बिनेशन टू वर्क। बीजेपी को ये जो कॉम्बिनेशन है बाबा और मोदी का, मोदी एंड योगी का कॉम्बिनेशन को काम करना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं 1 और 1 2 नहीं 11। क्योंकि अगर कहीं 80 में से 75 प्लस जो बीजेपी टारगेट कर रही है, अगर वो चाहिए, हालांकि विपक्ष का कहना है पहले फेज के बाद ही ये साफ है कि भाई 75 तो आ नहीं सकती, 70 की बात करो। लेकिन क्या विपक्ष सचमुच अपने आप को 10 के अंदर ही दबा रहा है? क्योंकि आज दूसरे चरण के बाद एक सपा के नेता से मेरी बात हुई, इज वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन बीजेपी कह रही है सारी सीटें हमारी हैं। पहले फेज में भी 2 से 3 सीटों में उनको थोड़ा फाइट है, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में कह रहे हैं इन फाइटिंग ज्यादा थी, लेकिन वो डिटेल में होगा। लेकिन विपक्ष क्या ऑलरेडी बहाने ढूंढ रहा है? विपक्ष क्या ऑलरेडी ईवीएम के ऊपर, ईवीएम की बातें करके, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बिल्कुल, जो ईवीएम और वीवीपैट को जोड़ने की बात की, उसको आउट कर दिया, बोले नो, नथिंग डूइंग। और सरकार कह रही है, मोदी कह रहे हैं, शाह कह रहे हैं, योगी कह रहे हैं कि ये सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं, ये लोगों में डर बिठाना चाहते हैं, या ये लोगों में ये भ्रांति फैलाना चाहते हैं कि इलेक्शन साफ नहीं होता, इलेक्शन क्लीन नहीं होता, ईवीएम से छिड़वार हो सकता है ताकि लोग ज्यादा नंबर में बाहर ना निकले। लेकिन वोटिंग तो ज्यादा हुई है, सेकेंड फेज में ज्यादा हुई है। विपक्ष के नेताओं से बात करो, बोले भैया जरा निकाल लो कि 2 बजे से पहले कितनी हुई है और 2 बजे के बाद। सपा के नेता से बात हुई, सपा का नेता कहते हैं, नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने कहा भैया ये चेक कर लो, ये नारा दिया है, आज भी जुम्मा था और जो पिछला जो इलेक्शन हुआ था उस दिन भी जुम्मा था, तो पहला जुम्मा पास और दूसरा जुम्मा हमारे पास। ये सपा के नेता कह रहे हैं, ये नारा चल रहा है। तो क्या हो रहा है? विपक्ष कह रहा है बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, बीजेपी कह रहे भाई हम नहीं कर रहे, वो कह रहे। वहां जो अभी बाबा का स्टेटमेंट आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं विपक्ष को दे आ गई विपक्ष की सरकार तो गायें कटेंगी। विपक्ष कह रहे हैं आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो हमने कभी कुछ कहा नहीं। तो अब पूछिए योगी आदित्यनाथ से, जो इस समय उस रथ पे सवार है नरेंद्र मोदी के साथ, ये 1 और 1 11 की जो टीम है मोदी और योगी की, ये कितनी कारगर साबित होगी, ये कितनी कामयाब साबित होगी, ये देखना होगा हमको। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शकों, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे, मेरे साथ मैट्राइज के डायरेक्टर मनोज सिंह, जो कि इस समय मेरे ग्रीन रूम में, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनको ले आइए। वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल हैं और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये सब लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ की वो बाइट जरा सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने ये गौकशी वाली बात कही है, उस पर क्या क्लैरिटी होगी, वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है, तो जरा वो सुनते हैं और उसके बाद फिर डिबेट करते हैं। थैंक यू गरिमा जी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 बातें और कही हैं।
विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? तो जरा ये बात समझने वाली है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। मोदी और योगी का रोड शो अभी चल रहा है। मोदी और योगी को ये 1 और 1 11 बीजेपी को फुल कॉन्फिडेंस है कि ये जोड़ी उत्तर प्रदेश में 1 और 1 2 का नहीं, नरेश कौशिक जी, रेणु मित्तल जी, पंकज शर्मा जी और राजेश गुप्ता जी, ये 1 और 1 11 का काम करेगी। मैं स्टार्ट कर रहा हूं नरेश कौशिक, रेणु मित्तल एंड मनोज सिंह के साथ। पंकज जी को भी रखिए प्लीज। आम आदमी पार्टी को मैं लाऊंगा जब सुधांशु जी वहां आ जाएंगे। मैं सबसे पहले मनोज जी से पूछ रहा हूं। मनोज जी, यू आर इन द स्टूडियो। अभी एक सपा के नेता का फोन आया, बात हो रही थी मेरी, वो कह रहे भैया पिछला वोटिंग भी जुम्मे के दिन थी, आज भी जुम्मा, पिछला जुम्मा पास, ये जुम्मा हमारे पास। आपका आकलन क्या कह रहा है? सपा बहुत खुश है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जुम्मे पे यदि मेरे पास है तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहिए कि भाई तब बीजेपी के ऊपर धार्मिक बातों की क्यों आप आरोप लगाते हैं? यानी कि जुम्मे पे आप खेल रहे हैं और मुसलमानों पे खेल रहे हैं। तो ये देखिए ऐश्वर्या जी, चीजों को जो वोट परसेंटेज गिरता है तो लोगों को ये लगता है कि शायद सरकार के अगेंस्ट में गया या सरकार के पक्ष में गया, लोग उसको बचाने के लिए पोल कर रहे हैं या गिराने के लिए कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा एक मेथड है कि आप जो पिछले चुनाव में वोट परसेंटेज कम हुआ जिसको लेकर काफी विवाद हुआ, आप यूपी का ही, आप चूंकि यूपी के सपा की बात किए थे, तो पिछले 8 विधानसभाओं का आप 2022 के विधानसभाओं में हुए पोल को यदि ध्यान से देखेंगे तो ट्रेंड सब वही दिख रहा है। जैसे मान लीजिए कि विधानसभा ए में यदि 65% वोट पड़ा 2022 में, फिर वो विपक्ष के नेता कहते हैं कि देखो 2 बजे से पहले कितना हुआ और 2 बजे के बाद कितना हुआ। सपा के नेता क्लियरली कहते हैं भैया ये चेक करो कि नमाज से पहले कितना हुआ, नमाज के बाद कितना हुआ। तो फिर ये बीजेपी के ऊपर क्या आरोप लगाते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो और हम नहीं कर रहे? वो तो यही तो मैंने आपको बात बोला कि जो इस तरह के आरोप लगा रहे कि जुम्मा में हमारे हैं, तो यानी कि जुम्मा में तो आप खेलना चाह रहे। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो 2 बजे के बाद का पोल देखते हैं, न कि सुबह का पोल देखते हैं। यदि कोई खड़ा होकर ये बताए कि भारत के किसी भी छोर में, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, कि मुस्लिम जो वोटर होते हैं वो क्या सचमुच बीजेपी को वोट करते हैं? आज के डेट में आप चैनलों पे डिबेट में देखेंगे या उनके ऊपर जो लोग जाकर इंटरव्यू लेते हैं, वो कहते हैं सबसे बड़ा बेरोजगारी है। और जानते हैं उसमें कहने वाले, ये जो जोड़ी है मोदी और योगी की, जो आप इस समय बरेली में देख रहे हैं लाइव, ये बीजेपी के लिए 1 और 1 का काम करेगी, हाँ या ना? 200% करेगी और हो भी रहा है। योगी और मोदी का जोड़ी ऐसा है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, और वो कॉम्बिनेशन दिखने लगा है मनोज, दिखने लगा, वो कॉम्बिनेशन दिखने लगा है। ओनली मी एंड मनोज सिंह फॉर अ सेकंड गरिमा जी विद दीस विजुअल्स लाइव, वो अपना कॉम्बिनेशन दिखने लगा है। वो मैं सिर्फ वो कुर्सी वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो तो धामी जी के साथ भी हुआ था, मैं वो वाली बात मैं कह रहा हूं। एक बॉडी लैंग्वेज होता है, अगर मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूं, या अगर मैं पंकज जी के साथ कंफर्टेबल हूं, या मैं अगर राजेश गुप्ता जी या फिर सुधांशु के साथ कंफर्टेबल हूं, तो वो दिखता है कि मैं आपके साथ कितना कंफर्टेबल हूं। हाउ कंफर्टेबल बोथ दीज लीडर्स आर। योगी और मोदी की जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो भी दिखती है, और देखिए, और वो क्लिक करती है एकदम। पूरे पब्लिक उसको पसंद करता है। और आप देखिएगा जहां भी मोदी और योगी एक मंच पे आते हैं, उस सभा का, उस सभा स्थल का एक रौनक ही अलग सा दिखता है और लोग काफी उत्साहित होकर वहां भाग लेते हैं। और वो जितने भी वहां पे स्पीचेज होते हैं, लोग उससे आकर्षित होते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो मोदी की सोच है, योगी जी उसको कई गुना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये दोनों जोड़ी उत्तर प्रदेश में आज सारे गठबंधन को एक साथ लाने के बाद भी मुश्किलों में खड़ा करके रखी हुई है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि हम कैसे यहां। ओके मनोज जी, पंकज शर्मा जी, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? दूसरा चरण मोर और लेस इज डन। रेणु जी को भी लाइए मनोज जी की जगह। पंकज जी, सुधांशु जी आ रहा हूं उसके बाद। बार बार ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे की उपस्थिति में कितनी कंफर्टेबल रहती है। इसी से जाहिर है कि
अंदरूनी संबंध दोनों के बीच कैसे हैं। अच्छा, और पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी में अंदर अंदर जो चर्चाएं चलती हैं उसमें सब लोग ये जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच किस तरह के संबंध हैं। उत्तर प्रदेश में जब कुछ लोगों को केंद्र से भेजा गया, थोपा गया, उन्हें मंत्री बनाने की कोशिश की गई, योगी जी ने एकदम हाथ खड़े कर दिए, नहीं दिए वो पद जो उनसे कहा गया था देने के लिए। अरे योगी जी नरेंद्र भाई मोदी के स्पर्धी हैं, वो अगले प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों के मन में बसे हुए हैं। लोग खुलकर कहते हैं कि नरेंद्र भाई के बाद योगी जी। तो संबंध कैसे हैं दोनों के बीच का, जो आप बता रहे हैं कि बड़ा उम्दा रसायन शास्त्र है, अब वो छोड़िए ना, कैसा है आप वो छोड़, आप यू आर मोर कंसर्न अबाउट मोदी एंड योगी। आप ये बताइए कांग्रेस क्या आपको बार बार आप ये बताइए ना कि ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और सपा के नेता कि पिछला जुम्मा पास, ये जुम्मा हमारे पास, व्हाट इज दिस? हाँ, तो जिन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उसे लगता है कि यहां उसकी जीत मुश्किल है, वहां आज आपने देखा नहीं दूसरे चरण के मतदान के दौरान क्या हुआ। बरेली चलाओ। हर जगह मतदान की गति को धीमा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। अच्छा। घंटों ईवीएम मशीनें बंद पड़ी रहीं, लोगों को कतार में आगे बढ़ने से रोका गया और पूरी ये कोशिश की गई कि मतदान का प्रतिशत उन निर्वाचन क्षेत्रों में ठीक न रहे, बहुत कम रहे, जहां भारतीय जनता पार्टी को अपने पक्ष में वोट जुटाने ओके पंकज शर्मा जी, रेणु मित्तल क्विकली, राजेश जी की जगह नरेश कौशिक ले आइए और फिर मैं सुधांशु जी से जवाब ले रहा हूं। रेणु जी आपका क्या आकलन है? का पता है, देखो सबको इस बात का पता है कि अगर मोदी जी फिर अच्छी बहुमत के साथ वापस आ गए तो सबसे पहले तो कल्याण जो है वो योगी जी का ही होगा। कोई चाहे ना चाहे, आप दोनों चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। भाई राजेश जी की जगह नरेश कौशिक को ले आइए, पॉलिटिशियंस को बाद में लाऊंगा गरिमा जी। नहीं रेणु जी, मेरे को ऐसा लगता है कोई चाहे ना चाहे, आप और पंकज शर्मा जी की जो मित्रता है वो जरूर चाहती है, ये जो आपका डुओ है ये जरूर चाहता है कि आते ही कुछ हो। ये मैंने हर बार देखा है। मैं आपसे हिंदी में पूछूं, इंग्लिश में पूछूं, जवाब आपका यही होता है, ऐश्वर्या यू आर नॉट अवेयर व्हाट्स गोइंग टू हैपन व्हेन मोदी कम्स टू पावर। रेणु जी नो यू आर लाफिंग बट आई एम सीरियस। बात नहीं है। देखिए आप अमित शाह जी और योगी जी के संबंध देखिए, कैसे उनको बार बार हटाने की कोशिश करी गई, ये तो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है ना। अच्छा। और जो आरएसएस ने उनको बचाया रिपीटेडली, उसका अभी नतीजा देखिएगा, फिर एक राउंड कोशिश होगी ये पावर में आने के बाद। तो ये तो बहुत जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है। और ये बीजेपी भी जानती है, आरएसएस भी जानता है, आप भी जानते हैं, सभी लोग ये जानते हैं। और जहाँ की जब चुनाव की बात है कि जहाँ इतना लो परसेंटेज चल रहा है, इससे बीजेपी बहुत वरिड है, बहुत ज्यादा वरिड है। नरेश कौशिक ओपनिंग कमेंट्स और उसके बाद सुधांशु जी, तीनों का जवाब दे रहे हैं एक साथ। सुधांशु जी, नरेश जी बोले नहीं, उसके बाद फिर मैं एक साथ ला रहा हूं आपके पास बराबर का। कौशिक जी, व्हाट डू यू फील? जी, मुझे ठीक से आवाज सुनाई नहीं दे रही है, कृपया अपना सवाल दोहराइए। मेरा सवाल साफ है, दो चरणों के बाद आपको क्या लग रहा है? बीजेपी 400 पार 350 पार की तरफ बढ़ रही है, या जो विपक्ष कह रहा है कि पहला जुम्मा पास, दूसरा जुम्मा हमारे पास? देखिए, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मतदाताओं ने किस तरह से अपना निर्णय दिया है ये तो हमें 1 जून को पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्साह दोनों तरफ से है और भारतीय जनता पार्टी का जो आक्रामक रूप पिछले एक हफ्ते में सामने आया है, उससे उनको लगता है कि पहले चरण में कुछ कमी शायद रह गई थी और मतदाता जितनी ज्यादा तादाद में आने चाहिए थे बाहर, वो नहीं आए। और अब हो सकता है कि दूसरी बार वो मतदाता ज्यादा आए तो कुछ उनको संतोष मिले। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि मतदाता का रुझान किस तरफ गया है, क्योंकि ये संकेत तो जो ग्राउंड पर आपके लोग हैं वही बता पाएंगे। सुधांशु जी, आपको लगा नहीं कि आप बीबीसी के कमेंटेटर को सुन रहे हैं? वो नरेश जी का है ना एक्सटेंसिव बीबीसी वाला एक्सपीरियंस, सच बैलेंस, सच एवरीथिंग इज राइट देयर। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं तीनों का, पंकज शर्मा, नरेश कौशिक और रेणु मित्तल।
सुधांशु जी। देखिए, पंकज जी और रेणु जी ने कितनी अच्छी बात कही। पंकज जी ने अपने ख्वाबों ख्यालों से एक बात बताई कि मोदी जी ने किसी को केंद्र से भेजा और योगी जी ने उसे उसके अगेंस्ट में रहे और उसे स्थान नहीं दिया। तो मतलब वो आरोप विड्रॉ हो गया ना कि मोदी जी डिक्टेटर हैं। इसका मतलब लोकतांत्रिक बात होती है, अगर आपकी बात सच मानी जाए। अब रेणु जी ने कहा अरे ये तो सबको पता है, पता नहीं इनको खैर कहाँ से पता है कि साहब अमित शाह जी ने ये प्रयास किया कि वो हटें मगर आरएसएस ने बचा दिया। तो अब ये आरोप आगे से नहीं लगाएंगे ना कि भाजपा में एक व्यक्ति निर्णय लेता है। मतलब बड़ी मज़ेदार बात है। कभी जो मन में आएगा तो ये बोल देंगे, फिर मन में आएगा वो बोल देंगे, और फिर भाई साहब अपनी पार्टी में तो बता ना पाएंगे कि भैया अपने आप अपना पद छोड़ देने वाले। किसी ने कहा नहीं था, राहुल भैया खुद छोड़ दिए और फिर छोड़ भी दिए, फिर आगे आ भी गए कि यात्रा हम ही निकालेंगे और पद पे हम नहीं रहेंगे। मतलब वो तो बता नहीं पा रहे। अब भाजपा के अंदर सब पता है और एक तरफ कहते हैं साहब मोदी जी ने तो ऐसा कब्जा कर रखा है और ऐसा कंट्रोल है कि किसी को पता ही नहीं लगता, कानो कान खबर नहीं होती, मगर पंकज जी और रेणु जी को सबसे ज्यादा खबर होती है। ये हकीकत दर्शाता है कि इनकी क्या। और दूसरा, मैं इनको एक और बात का साधुवाद दूंगा। पंकज जी जोश में ये भी कह दिए कि साहब देखिए लोगों को लगता है कि मोदी जी के बाद योगी जी रहेंगे। मतलब देखिए ऐश्वर्य जी, अपनी पार्टी का तो ये चुनाव का न पता है कौन नेता है, और हमारे बारे में जनरेशनल क्लैरिफिकेशन तक है कि ये कह रहे हैं ये रहेंगे, उनके बाद ये रहेंगे। मतलब मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग स्वयं अपनी ही बात का उपहास कैसे उड़ा सकते हैं, हमारे विपक्ष के लोगों को देखकर ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। हाँ, मैं एक बात बहुत कहना चाहता हूं, मोदी जी और योगी जी में एक बात की बहुत समानता है। क्या है? उनकी क्लैरिटी बहुत स्पष्ट है और उसके साथ फर्मनेस, स्पष्टता और दृढ़ता बहुत साफ है। ये कांग्रेस की तरह नहीं कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में मैं हूं किधर जाऊं, कि 2019 में मैं जनेऊधारी ब्राह्मण था, दत्तात्रेय गोत्र का था, पुष्कर से बाहर निकलते हुए मैंने बताया था। अब अचानक मैंने स्कर्ट वो शर्ट पहननी शुरू कर दी है और अब मैंने तेवर में बोलना शुरू किया है कि अब मुझे वो जातिगत सर्वे चाहिए और अब मुझे वो एक्सरे चाहिए। मगर सुनिए, और कहते एक्सरे के बाद हम बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। और ऐश्वर्य जी, इनके गुरु जी ने जो 7 समंदर पार से बैठे हुए थे, वो क्रांति की सारी भ्रांति समाप्त कर दी। और ऐसी उन्होंने विरासत टैक्स की बात कही सैम पित्रोदा ने, जो क्रांति की भ्रांति तो समाप्त हो गई और कांग्रेस के अंदर की सारी शांति भी समाप्त हो गई। मुझे लगता है कि बजाय हमारे यहां टिप्पणी करने पे, हाँ एक बात मैं तो कॉमन जरूर कहता हूं, अगर उतनी ही दृढ़ता के साथ मोदी जी काम करते हैं, कर्मठता के साथ, उतनी कर्मठता के साथ अमित शाह जी काम करते हैं, उतनी ही दृढ़ता के साथ मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी भी काम करते हैं। ये भाजपा के अंदर काम करने का कल्चर देखिए, मेहनत देखिए, न छुट्टी वो लेते न छुट्टी वो लेते हैं। विदेश में जाकर छुट्टी लेना तो अलग, ये नहीं कि गए घूम घाम के आ गए और जाके विदेश में आए बाएं साएं 4 बातें बोल के आ गए भारत के बारे में और कह क्या डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड। राहुल गांधी यही बोले थे ना, एवरी इंस्टीट्यूशन इज फिनिश्ड। उनसे पूछा गया आप जुडिशरी के बारे में करें, यस आई एम टॉकिंग अबाउट जुडिशरी, और उसी जुडिशरी ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। आपके हिसाब से उसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ जजमेंट दे दिया और आज ही जुडिशरी ने कह दिया कि ईवीएम को लेके अब अंट शंट बोलना बंद कर दीजिए। तो मैं भी कहना चाहूंगा अपनी सुविधा के अनुसार भारतीय लोकतंत्र और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बाहरी बातों का मजाक उड़ाना बंद करिए और गंभीरता से विचार करिए कि गलती कहां से हो रही है। 138 साल पुरानी पार्टी 2 बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने लायक बहुमत नहीं जुटा पाई है, इस पर गंभीरता से विचार करिए, बजाय कि ये जो लेफ्ट के एजेंडा। सुनिए ऐश्वर्य जी, एक लाइन और बोल दूं जी, ये आचार्य, मैं आ रहा हूं, राजेश जी कार्यक्रम में कांग्रेस के एकमात्र धर्माचार्य थे, उन्होंने एक टीवी डिबेट में बड़ी मजेदार बात बोली थी। ये तो उनका वाक्य सबको ध्यान है, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हो गए जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत। आचार्य प्रमोद कृष्ण, उन्होंने एक शब्द बड़ा मजेदार बोला था कि कांग्रेस में कुछ वामपंथी वेताल आकर बैठ गए। वामपंथी वेताल, उन्होंने कांग्रेस का बहुत नाश करना शुरू कर दिया है। तो आप ही के नेता का वाक्य आप ही के उस पर बता रहा हूं, अगर आपको लगता है तो उन वेतालों से मुक्ति का मार्ग सोचिए, बजाय दूसरों पर आक्षेप लगाने। एक और बात मैं आपको बता रहा हूं पंकज शर्मा जी, इससे पहले मैं राजेश जी आपके पास आऊं। राजेश जी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन पंकज जी, रेणु जी, नरेश जी, कांग्रेस पार्टी के सिटिंग एमएलसी, एक एमएलसी, एक जिला अधिकारी ने ये ऑफिशियली कैमरे पे बोला कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ने जा रहे हैं, हमको ऑर्डर आ गया है कि भैया कांग्रेस का ऑफिस रंग रोगन शुरू कर दो,
तो क्या आपने मान लिया है कि वायनाड से हार रहे राहुल गांधी? क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि केसी वेणुगोपाल ने बूथ बाय बूथ, रेणु जी, बूथ बाय बूथ वोट्स निकलवाए हैं, क्योंकि जो पिनाराई विजयन सपोजिटली ऑन द बुक्स या हम जैसे पत्रकारों के सामने के लिए आपके साथ अलायंस में है, उसी पिनाराई विजयन ने रेणु जी राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बोला है। और जिस तरह से एनी राजा को सपोर्ट किया है, ये क्लियर है कि राहुल गांधी के पास इट्स नॉट दैट इजी फॉर हिम एनीमोर। उनके लिए कोई बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल। वायनाड, देखिए वायनाड का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी वहां हैंड्स डाउन जीत रहे हैं। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि लेफ्ट पार्टीज जो हैं और कांग्रेस वो इकट्ठा इंडिया अलायंस में है, पर केरला में समझा तो आप देश को भी रही हैं कि किस तरह से मोदी हारेंगे, 14 से समझा रही हैं आप। बीजेपी समझता कोई नहीं है, दिक्कत है बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खोलना चाहते। वायनाड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आज वहां चुनाव हो गया, कल के बाद ये संभव है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। उनकी सर्वे सब कह रही है, उनको हक है लड़ने का दूसरी सीट पे, उसमें काहे इतनी परेशानी हो रही है? अगर वो लड़ेंगे तो मतलब उसमें ये तो नहीं कि वायनाड से हार रहे हैं, वायनाड से वो जीत रहे हैं। और एनी राजा को बहुत ज्यादा वोट मिला है, सपोर्ट मिला है, तो ये कोई ऐसा प्रॉब्लम का बात नहीं है वहां पर। और अमेठी और रायबरेली दोनों का डिसीजन होना है और अगले 2-3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि वहां नॉमिनेशन ही कल से शुरू हो रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को थोड़ा और अलर्ट होके ये जो कोइंसिडेंस हुआ है, इसको शायद नहीं होने देना चाहिए था। मैं नरेश जी और पंकज जी की बात आ रहा हूं, लेकिन मैं राजेश गुप्ता जी, आपने मनोज सिंह को सुना? मनोज सिंह कह रहे भाई ये जो आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो बात कर रही है, वो इतना है नहीं ऐसा। लोग नेशनल पिक्चर पे वोट कर रहे हैं। राजेश जी, देखिए, क्योंकि आप ही वो दल है विपक्ष में कांग्रेस के अलावा जो नेशनल है, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। ऐश्वर्या जी, देखिए, हर एक आदमी के वोट करने का जो वजह होती है वो अलग होती है, और एक पढ़ा लिखा और जो समझदार आदमी होता है वो इस बात को देखता है कि माहौल क्या है। आज से 2 महीने पहले जो परिस्थिति थी और जो आज की परिस्थिति है, तो सुधांशु जी मेरे बड़े भाई हैं, वो जमीन की चीजों को अगर समझें, उन्होंने बड़ी समझदारी से जब योगी जी की बात करी तो अमित शाह जी का नाम बीच में ले दिया, क्योंकि सुधांशु जी को पता लग गया कि कुछ गलत ऐसा मुंह से निकल गया है कि अमित शाह जी नाराज हो सकते हैं। योगी जी बाद में मोदी जी के, तो अमित शाह जी कहा जाएंगे, तो उन्होंने उनका नाम ले दिया। वो समझदार प्रवक्ता है, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा। ये आप लोग दूसरी पार्टियों के बारे में इतना ध्यान रखते हैं ना? नहीं, आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वो हमारा रखते हैं, उनका रखते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज जो जनता आप सबका ध्यान रखेगी। हाँ, बोलिए। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि जनता के लिए आज जो सबसे बड़ा मुद्दा बन के आया है, देखिए 2 महीने पहले मुद्दे कुछ और थे, बेरोजगारी, महंगाई, सब भी मुद्दा थी, लेकिन आज अगर आप जनता में जाए, मैं खासतौर से दिल्ली जैसे राज्य की बात करूं जहां लोग पढ़े लिखे हैं, मीडियम वर्ग से ज्यादा आते हैं, वो लोग इस बात से बहुत नाराज हुए कि अरविंद केजरीवाल जी को इस तरीके से बिना किसी वजह से बंद करा। बार बार हमें कहते रहे कि 60 करोड़ रुपए आपने शरद रेड्डी जी से लिए, उसका कोई जवाब भाजपा आज तक दे नहीं पाई। ईडी किस तरीके से विपक्ष के लोगों को जेल में डालती है, और जो अच्छी कंपनियां हैं, भेल रेल उनको बेच के अपने दोस्तों को दे देते हैं। तो लोग इसको देख रहे हैं ना कि दोस्तों के लिए तो भेल और दुश्मनों के लिए, विपक्षियों के लिए जेल। तो लोग इस बातों को देख रहे हैं, लोग इस बात से बहुत गुस्सा में है। और आज अभी मैं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, आप भी पढ़ सकते हैं, उसमें क्लियर है कि लोग इस बात से बहुत नाराज हैं कि किस तरीके से ये 400 सीटें कहते हुए संविधान को बदलने की बात कर रही हैं, इनके कैंडिडेट कर रहे हैं, इनके पूर्व सांसद कर रहे हैं। आपने भी टीवी में दिखाया होगा, आप दिखा सकते हैं। तो लोगों का कोई समझ में आ गया है कि 300 सीटों लेने के बाद में इन्होंने विपक्ष को जेल में भेज दिया। भगवान ना करे कल को 400 आ गई तो ये क्या करेंगे, इस बात से लोग बहुत डर गए हैं। संविधान लोग डर गए कि आप डर गए, बदलेंगे मनोज सिंह इन द मिडिल। लोगों से नहीं, लोग डर गए हैं कि आप डर गए। नहीं, लोग डर गए हैं कि विपक्ष की विपक्षी दल डर गए। नरेश कौशिक जी, मैं समझना चाहता हूं, विपक्ष ये जो एजेंसी का डर, एक सेकंड, प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण से पहले, नहीं, एक सेकंड, राजेश जी वापस आऊंगा। नरेश कौशिक जी, ये प्रधानमंत्री ने पहले चरण के बाद भी, दूसरे चरण से पहले भी बोला, भैया जिसने करप्शन किया है उस पे काम होगा। सो बीजेपी उस पे फॉल बैक नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है जनता डर गई। तो सचमुच जनता डरी है कि ये नेता डरे हैं विपक्ष वाले? देखिए, मैं सबसे पहले माफी मांगता हूं कि ऑडियो थोड़ा कमजोर है, लेकिन जहां तक मैं समझा हूं, आप ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो पहले चरण में जो जिस तरह से प्रचार किया और उसके बाद जो आज की जो स्थिति है,
उसमें जो है कुछ फर्क तो दिखता है। दोनों अपने आप में वो ज्यादा पहले से ज्यादा आक्रामक हैं। वो चाहते हैं कि जो फ्रिंज पर जो लोग बैठे हैं वो आके निकल कर आए और वोट दें, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन आत्मविश्वास तो प्रधानमंत्री में और भारतीय जनता पार्टी में दिखता है। लेकिन अगर आप विपक्ष के लोगों से बात करेंगे, उनमें भी आत्मविश्वास तो है। उनको लगता है कि कोई अंडर करंट है। जहां तक अंडर करंट इज द वर्ड देखी है तो मुझे तो कोई अंडर करंट जैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस समय जो साबित करेगा कि सरकार मोदी जी वापस आते हैं और कितने बहुमत से वापस आते हैं, ये तय करेगा जो बहुत बड़ी तादाद में जो वो मतदाता वर्ग है जिसने फैसला इन मतदान केंद्र में जाने से पहले नहीं किया था। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो तो कोई भी बात हो वो उनको वोट देंगे जी। इसी तरह से INDA वाले हैं, वो उन्हीं को वोट देंगे। वो पहले से तय कर चुके हैं कि वो मोदी के खिलाफ वोट डालेंगे। लेकिन जो बहुत बड़ा वर्ग है, जो बीच का वर्ग है, जी सुन रहे हैं ना, आमतौर पर ज्यादातर चुनावों में ये तय करता है कि सरकार किसकी बनती है और बनती है तो कितने बहुमत से बनती है। वो जो वर्ग है वो अभी फैसला कर रहा है। आज किसने उसने किस तरह से वोट दिया है ये तो हमें जाहिर है कि 4 जून को पता चलेगा। और लेकिन और अभी 5 जो है फेजेस और बाकी हैं और उसमें ये पता चलेगा कि कितना उत्साह बढ़ता है। लेकिन जैसे आज शुरू में लग रहा था कि मतदाताओं में उत्साह कुछ कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दोपहर कुछ कम होती गई, लोग आते गए मतदान केंद्रों पर, तो उससे जो है काफी अंडरस्टूड दिनेश जी। इसी तरह से पिछला जो फेज था उसमें भी यही था। तो पॉइंट सुधांशु जी एक ये नारा, नरेश जी बिल्कुल, आई एम टेकिंग फ्रॉम दैट क्यू। और नरेश जी को लगता है कोई अंडरकरंट नहीं है। लेकिन अगर आप विपक्ष के नेताओं से बात करें, सुधांशु जी, अगर आप विपक्ष के नेताओं से बात करें तो मैं बता रहा हूं, वो तो बोल रहे हैं पिछला जुम्मा पास, ये जुम्मा हमारे पास। सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। वो कह रहे हैं अंडर करंट है, जो नरेश जी को नहीं दिख रहा लेकिन कांग्रेस और सपा के नेताओं को दिख रहा है, विपक्ष के नेताओं को दिख रहा है। वो कह रहे भाई अंडर करंट है, तुम नहीं समझ रहे हो, अंडर करंट है, तुम नहीं समझ रहे हो। सुधांशु जी, आई वांट योर कमेंट ऑन दैट। और फिर पंकज जी और रेणु जी ऑन द अदर साइड। मनोज जी, आ रहा हूं आपके पास। देखिए, उन्होंने कहा पिछला जुम्मा पास, ये जुम्मा ये, तो एक हिंदी में कहावत होती, जुम्मे 4 दिन। बस जुम्मे 4 दिन गुजरने दीजिए, उसके बाद सब कुछ सामने हो जाएगा। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, अभी कुछ महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए तो उनको क्या करंट दिख रहा था कि राजस्थान में कांटे की लड़ाई है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और छत्तीसगढ़ में भाजपा साफ है। यही था ना। और जब रिजल्ट आया तो किसको करंट लगा? जो अंडर करंट देखने वालों को ऐसा जबरदस्त करंट लगा कि वो उस करंट के झटके से आज तक उबर नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, धरातल पे उतरकर काम करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत करते दिख रहे हैं, इतना कौन सा विपक्ष का नेता मेहनत करता दिख रहा है? जबकि वो सरकार भी चला रहे हैं। सोचिए, रात्रि में आके सरकारी कार्य भी करना पड़ेगा। इसके बावजूद ये होती है उत्कटता, दृढ़ता कार्य करने की। और धरातल पे हम कैसा काम करते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के चुनाव में, जहां बहुत आश्चर्यजनक परिणाम माना गया, हमने 18,000 बूथ ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो पिछले 4 लोकसभा और 4 विधानसभा से हम लगातार हारे थे। फिर यह तय किया गया कि इनमें से मेहनत करके कितने जीते जा सकते हैं। तो कहा गया जीतोड़ मेहनत की जाए तो 12,000 में कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, और 6,000 हमने जीत लिए उस 18,000 में। ये होता है। अब जैसे राजेश गुप्ता जी ने बोला, देखिए बहुत बढ़िया कमेंट तो करने लगे हमारे बारे में कि साहब भाजपा के में ये दिखाई पड़ता, वो दिखाई पड़ता, पर नहीं बता पाए कि भाई केजरीवाल जी जिस कारण से जेल में जाके इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ठीक उसी आरोप में, उसी मुद्दे पे मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा ले लिया भाई? उप मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम और मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम। कोई बात नहीं। अब तब अन्ना गुरु थे रामलीला मैदान में, अब लालू गुरु है रामलीला मैदान में। तो लालू जी से प्रेरणा ली होगी। लालू जी जब जेल गए थे तो अपनी पत्नी को देखे गए थे, और लालू जी का बड़ा एक प्रसिद्ध कोट था कि अब हम जलवे से राज करेंगे। तो उन्होंने कहा मतलब जलवे से क्या मतलब? जेल से सरकार चलाएंगे? अरे नहीं, मतलब जलवे से राज करेंगे। तो लालू जी के बारे में सुनने में आता था, लोग जेल में जाके कंसल्टेशन करते थे कि सरकार कैसे चलाई जाए। आज ये उनसे आगे चले गए, ये जलवे से और जलवे से दोनों राज करने लगे। मगर ये बताइए राजेश जी, ये सुनीता केजरीवाल जी स्टार प्रचारक में नंबर 1 कैसे आ गई? नहीं, स्टार प्रचारक तक ही सीमित रहेगा। केजरीवाल जी का नाम है। नहीं, सुधांशु जी एक इसमें ऐड कर लीजिए, स्टार प्रचारक तक ही रहेगा। नहीं, अरे मुझे लड़ तो नहीं लेंगी, नहीं, इलेक्शन भी तो नहीं लड़ रही है।
अरे मैं जी, कहना पूछिए। चाह रहा हूं, सुनिए। हाँ। जैसे केजरीवाल जी ने अपने गुरु अन्ना को, जो हिंदी की कहावत होती, गुरु गुड़े रह गए चेला शक्कर हो गए, वो धता बता के मुख्यमंत्री बन लिए। अब लग रहा है लालू गुरु से भी आगे निकल जाएंगे ये चेले। अब देखिए, तो मुझे लगता है वो उसी नक्शे कदम पे वहीं जाके बैठ रहे हैं। इसलिए दिल्ली की जनता को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि आप हमारे लिए और अपने लिए अलग कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया के लिए एक नियम और केजरीवाल के लिए दूसरा नियम क्यों? और सुनीता जी नंबर 1 स्टार प्रचारक क्यों? अब ये स्टार की तरह चमकता हुआ जो आपका चेहरा है, ये दिल्ली वालों की आंखों में बहुत चुभता हुआ चेहरा दिखाई पड़ रहा है और आपके सारे नैतिक आधार को ध्वस्त करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बताइए राजेश जी, क्विक काउंटर। उसका मनोज जी आ रहा हूं आपके। सुधांशु जी अपने गुरु का मजाक किसने उड़ाया, तो वो तो आप एक क्लिप देख सकते हैं जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मोदी जी को कह रहे हैं कि अपने राज धर्म का पालन कीजिए, और राज धर्म होता है कि सबको अपना मानना, किसी में दुबात ना करना। वो क्लिप आप देख सकते हैं। किसने आडवाणी जी का मजाक उड़ा दिया, किसने आडवाणी जी को पीएम वेटिंग छोड़ दिया और खुद जाके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में वो खड़े रह गए और मोदी जी सीट पर बैठ गए, ये सब जानते हैं। रही बात सुनीता केजरीवाल जी की, बताओ क्या ऐसा कर दिया जो डेमोक्रेसी के अंदर चीजें स्टार प्रचारक अगर जाके किसी से बात करती हैं तो इसमें कुछ प्रजातंत्र में गलत तो नहीं कर दिया? अगर किसी रैली को संबोधित करके कहती है कि मेरे पति के साथ गलत हुआ, अरे भैया कौन से देश की बात कर रहे हो? सुधांशु जी आप अच्छी तरीके से जानते हो, यहाँ पर हर सावित्री अपने सत्यवान के लिए लड़ेगी ना। आपने उनके पति को उठा के जेल में बंद कराया बिना किसी कसूर के, तो वो महिला क्या इस अधिकार को नहीं रखती? वो एक पढ़ी लिखी आईएएस महिला जाके क्या लोगों से ये नहीं कह सकती कि मेरे पति के साथ में गलत हुआ, मेरी पार्टी के साथ गलत हुआ और दिल्ली वालों के साथ में गलत हो रहा है? क्या ये कहने का अधिकार इसको नहीं है? आप लोग महिलाओं से इतना क्यों चिढ़ते हो, क्यों घबराते हो? आप आरएसएस में भी महिलाओं को दूर कर देते हो, आप पार्टी में भी ऐसा ही करते हो। आपको क्या तकलीफ आती है? मैं कोई भी बात को बिलो द बेल्ट नहीं कहता, मैं बिल्कुल आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि क्या तकलीफ है महिलाओं से? आपको क्या लगता है महिलाएं अगर आगे आ जाएंगी तो कोई दिक्कत हो जाएगी? ऐसी क्या परेशानी है? एक पढ़ी लिखी महिला, पढ़ी लिखी है ना, आईएएस लेवल पे महिला है, उसके पति के साथ अपने गलत करार उठा के जेल में बंद कर दिया बिना किसी सबूत के, और उसके बाद भी आप चाहते हो कि वो महिला घर में रोती रहे? नहीं, वो महिला क्यों रोएगी भाई? क्या वो दिल्ली के अधिकार के लिए, पार्टी के लिए, अपने पति के लिए रोड पे जाके लोगों से पूछ नहीं सकती कि भाजपा ने गलत कराए तो आप भाजपा के खिलाफ वोट दो? इसमें आपको क्या दिक्कत दिखाई देती है सुधांशु? महिलाओं से इतनी नफरत क्यों? आखिर भाजपा के ही आरएसएस की क्या प्रॉब्लम है कि आप महिलाओं से इतनी नफरत करते हो? क्यों भाई? हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, आप किसी को बना लो, आप किसी महिला को भेजिए, आप मंत्री बनाइए, सांसद बनाइए, हमने तो आपको मना नहीं करा। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम क्यों होती है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी रहती हैं और प्रधानमंत्री जी बैठे रहते हैं? आपने फोटो को देखा होगा। मैं अभी तो मैं ये बात भी नहीं कर रहा कि वो एससी महिला है या क्या है, लेकिन आप इतना महिलाओं से नफरत ना कीजिए। महिलाएं देश की, पूरी दुनिया की आधी आबादी है, बिना मां के दुनिया थोड़ी चलेगी। तो आप, मुझे लगता है कि महिलाओं का, माताओं का इतना निरादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, जवाब ले रहा हूं राजेश जी। मां का प्रेम ममता आती है, मां के साथ करना। क्विक काउंटर उसके बाद सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के ना। सुधांशु बता रहा हूं, देखिए राजेश जी ने जो अटल जी की क्लिप की बात कही, मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं जाइए क्लिप देखिए। अटल जी ने कहा कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। उसका अगला वाक्य था, मुझे विश्वास है नरेंद्र भाई वही कर रहे हैं। ये सब ये षड्यंत्र के तहत अगला वाक्य हटाकर दिखाने का प्रयास करते हैं। और राजेश भाई, मैंने कब कहा कि उनको नहीं प्रचार करना चाहिए? मेरा सवाल नंबर 1 पे था। कौन सा कारण है कि सुनीता केजरीवाल, आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह या राजेश गुप्ता से ऊपर होनी चाहिए? इसका जवाब चाहिए भाई। पार्टी के सारे पदाधिकारी नीचे और परिवार ऊपर, बस ये बात हो गई ना। बस उसमें आपको हमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्वीकार कर लिया, मैंने नंबर 1 की बात कही थी, मैंने प्रचार करने पे रोकने की बात करी। सबको अधिकार है, जाइए जो मन में आए सो प्रचार करिए। और आपको लगता है कि वो सही है, गलत है, फलाना ढिमाका, एवरीथिंग इज राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इस बात का चूंकि जवाब नहीं मिला, इसलिए मैंने कहा था। और महिलाओं के प्रति जिन लोगों के मन में कहते हैं कि साहब महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है, कितना अपमान है, तो मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने खड़े होकर अपने विधानसभा में क्या मजाकिया लहजे में कहा, एक कश्मीर फाइल फिल्म है, इसका यूट्यूब पे क्यों नहीं लगा देते? जबकि सरकार तो लगा नहीं सकती। अरे वो लाखों महिलाएं जिनके लिए पोस्टर चिपका के कहा गया, हिंदुओं कश्मीर घाटी से भाग जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, उसके लिए क्या व्यंग और कटाक्ष की, मैं कहता हूं दुखद और दर्दनाक जवाब दीजिए। चीफ मिनिस्टर दिखा, और उसके लोग आकर आज कहते हैं कि महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए।
अरे पंकज जी की पार्टी वाले तो इनके तो मुख्यमंत्री ओमन चांडी जी ने बोला था केरल के अंदर लव जिहाद के ऊपर, और वीएस अच्युतानंदन तो चलिए कम्युनिस्ट पार्टी के थे, इनके ओमन चांडी ने 300 का, ये लोग मजाक उड़ाने लगे केरला फाइल्स का। तो सबको पता है। और अभी अभी संदेश खाली में क्या हुआ, संदेश खाली की महिलाओं पे जिनके मन में जरा सी शिकन नहीं आई पेशानी पे, वो पूछते। खैर कोई बात नहीं, देश की जनता सारी चीजों को देख के निर्णय लेती है। नहीं, संदेश खाली में जो हो रहा है, और अगर संदेश काली के विजुअल्स हैं आपके पास गरिमा जी आज के, एनएसजी संदेश काली के, अगर संदेश काली की आपने बात की, मैं 30 सेकंड ले रहा हूं, मेरे को पता है मैं टॉपिक से, लेकिन संदेश काली में पता है सीबीआई की रेड हो रही थी रेणु जी, सीबीआई की रेड, सीबीआई एविडेंस कलेक्ट करने गई थी। सीबीआई ने बोला वी कांट गो इन, देयर इज सो मच एक्सप्लोसिव, इतना बारूद है, बम बारूद, असला नहीं बम बारूद। AK-47 बहुत बड़ी चीज होती है, वो छोटी है। सीबीआई ने बोला यहां AK-47 AK-56 की बात नहीं है बॉस, यहां पे एक्सप्लोसिव्स है। एनएसजी बुलाओ, स्पेशली ट्रेंड कमांडोज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बुलाओ, और ये विजुअल्स देखिए, रोबोटिक्स यूज हो रहा है। एनएसजी के कमांडोज बुलाए गए। तो क्या बंगाल में क्या हो रहा है बॉस, वो बंगाल की जनता डिसाइड करेगी अपना भविष्य। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जो दो लड़कों की जोड़ी और ये जो राहुल गांधी दोबारा कोशिश कर रहा है, आपको लग रहा है कि मोदी और योगी को टक्कर दे पाएंगे वापस? विजुअल्स टर्न गरिमा जी, वो बरेली वाले जरा विजुअल्स ले आइए एक तरफ, और दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश के विजुअल्स ले आइए। मैं पहले जरा पंकज जी से पूछ रहा हूं, फिर रेणु जी से। पंकज शर्मा जी पहले। पंकज जी, ये अखिलेश और राहुल टक्कर दे पाएंगे मोदी और योगी को? दे रहे हैं, ऐसी जोरदार टक्कर दे रहे हैं कि क्या सब लोग बिलबिला रहे हैं। हाँ, जो हैं इस वक्त सत्तारूढ़ दल में, आप उनकी हालत देख नहीं रहे क्या हो रहा है। और ऐश्वर्य, मैंने तो आपसे 15-20 दिन पहले कहा था कि जब अमेठी, अब जब आप बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही अमेठी और रायबरेली की, मैंने आपसे कहा था कि जब अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवार घोषित होंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो और 2 दिन इंतज़ार कर लीजिए। वायनाड में तो राहुल गांधी अच्छे बहुमत से जीत ही रहे हैं। अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी जी इतनी बुरी तरह हारेंगी कि आप देखकर चकित होंगे। और सुधांशु जी, आप ये क्यों कहते हैं कि पंकज जी की पार्टी? अरे मेरी थोड़े पार्टी है, मेरी कहाँ पार्टी है? मेरी पार्टी होती तो फिर तो बात ही क्या थी। मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अभी कहा ईवीएम पर बड़ी ताली बजाई, रेणु जी को भी कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर माथे, लेकिन गुजरात तो भारतीय जनता पार्टी की हर मामले में प्रयोगशाला रहा है। हर मामले में नरेंद्र भाई ने पहला प्रयोग गुजरात में किया। तो सुधांशु जी को तो अच्छी तरह ध्यान होगा कि अक्टूबर 2010 में जब नगर निकायों के और पंचायतों के चुनाव हुए थे तो क्या हुआ था। तब वहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने लिख के दिया था कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हुआ है। एक जगह है पाडरा, वहां तो 44 लोगों ने वोट दिया, ईवीएम ने रजिस्टर किए 111, और सारे वोट जो कांग्रेस का बटन दबाते थे, लाइट जलती थी भारतीय जनता पार्टी के बटन के सामने की। ये हिमाचल में क्यों नहीं होता पंकज जी? है ये हिमाचल में क्यों नहीं हुआ था? कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ था? जो लोग कि दबाओ हाथ पे और निकले कमल पे। तो जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी वो प्रदेश क्यों हारती? हिमाचल में तो कांग्रेस को जीतना, मतलब क्यों जीती कांग्रेस? हिमाचल में तो बीजेपी को जीतना चाहिए था। जो लोग अरे मैं तो बहुत खुश हूं कि जो लोग डेमोक्रेसी एट रिस्क जैसी किताब लिख के ईवीएम का विरोध करते थे, जीवीएल नरसिम्हा राव की बात कर रहे हैं, करके बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बात कहते थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सुधांशु जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो एक जमाने में ईवीएम का विरोध करती थी, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतनी प्रफुल्लित क्यों है? क्या प्रफुल्लित क्यों है? सुधांशु त्रिवेदी, मनोज जी, मेरे को वो अमेठी वाला सवाल आपसे लेना, मैं ले रहा हूं उसके बाद। हाँ सुधांशु जी, ईवीएम वाली बात पे। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, पंकज जी तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता साहब। समय समय पे चुनाव की प्रक्रिया में, आप तो पहले बोले 2011-10 में उन्होंने कहा कि वो बटन दबाते थे कांग्रेस पे और भाजपा वोट जाता था। 2011-10 में किसकी सरकार थी इस देश में? और उसके बाद चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान भी नहीं लिया, और ना कांग्रेस पार्टी ने इस पे कोई आपत्ति की। यहां बैठ के आप वो एक मनोहर सी कहानी सुना देंगे और देश की जनता को विश्वास होगा नहीं। हाँ, एक और मैं बात करता हूं,
अब मैं एक और बात भी सुधांशु जी, कहता हूं, एक ये बात मिनट। सही है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि ये ईवीएम हमने नहीं भेजी, और बाद में पता चला कि वो ईवीएम गुजरात की सरकार ने एक निजी कंपनी से ली थी इस्तेमाल करने के लिए। 30,000 ईवीएम केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा हमने भेजी ही नहीं। अब मैं आपको उस पोलिंग यूनिट का नंबर बता देता हूं, 12311/0905, क्या जिसमें ये गड़बड़ी पूरी तरह साबित। ओके पंकज जी, अभी समय कम है, पंकज जी समय कम है, क्विक मान्यवर कैसी बचकानी बातें करने लगते हैं कि प्राइवेट कंपनी ने ईवीएम बनाई, चुनाव आयोग ने कहा कि हमने भेजी नहीं और कार्रवाई कुछ नहीं की। तो गजब का तर्क दे देते आप लोग आके। पहले चुनाव आयोग ने क्यों नहीं भेजी, अब चुनाव आयोग ने भेजी नहीं, हमने उन्होंने प्राइवेट कंपनी से मंगाई और कार्रवाई कुछ नहीं हुई, और ना कोर्ट ने संज्ञान लिया और ना आपने जाके कोर्ट में कहा, और आज आके आप कह रहे 12 साल बाद मैं एक कहानी सुना रहा हूं। अब मैं एक और फैक्ट कहता हूं, देखिए समय समय पे चुनावी प्रक्रिया में और जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके वेरिफिकेशंस भी किए जाते हैं। जैसे पुराने लोगों से पूछिए तो 1952 के पहले चुनाव में ये मतपेटी है ना जी, वो बैलगाड़ियों पे रख के एक जगह से दूसरे जगह भेजी जाती थी। हाँ, 2-3 दिन मतदान होता था। फिर लगा कि ये नहीं संभव है, इसमें लूट लिया जाएगा, फिर मतपेटियां लूटी जाने लगी, तो फिर उसी मतदान केंद्र में सीसीटीवी लग गए। अब टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई। उसी प्रकार ईवीएम के अंदर अगर कोई विषय रहा होगा तो उसको अपग्रेड किया आयोग ने हैकाथन करके सामने रख दिया ना, कोई नहीं हैक करना हो करके दिखाओ। बिल्कुल। अब हैकाथन में जाएंगे नहीं, मगर उसमें कोई आएगा नहीं, और विदेश में जाके पत्रकार वार्ता करेंगे। सुधांशु जी एंड में इल्जाम लगाते हैं। सुधांशु जी एक मिनट, ऐश्वर्य जी एक लाइन बस कह दूं, बोलिए जल्दी से मैं कह देता हूं। देखिए ईवीएम कैसा काम करती है, पंजाब में अच्छा काम करती है, हरियाणा में खराब हो जाती है, हिमाचल में अच्छा काम करती है, उत्तराखंड में खराब हो जाती है, यूपी में अच्छा काम नहीं करती है, दिल्ली में अच्छा काम करती है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में अच्छा काम, 23 में गड़बड़। मगर क्या बताएं, सुनिए कर्नाटक में 2018 में सही गलत थी, मगर 2023 में अच्छी हो गई, फिर बंगाल और तेलंगाना में अच्छी है, फिर गुजरात और महाराष्ट्र में खराब है, फिर आसाम में खराब। ओके सुधांशु जी, ओके सुधांशु जी, ये आपका ये अभी आपका हैकाथॉन नहीं, अभी आपका मैराथन शुरू हो गया है। मनोज सिंह जी अमेठी। देखिए मेरे को मेरे रिपोर्टर ने एमएलसी की, कांग्रेस के एमएलसी की रिकॉर्डेड बाइट भेजी है कैमरे पे कि राहुल हमको इशारा दिया है, राहुल गांधी आना है, यहां लड़ना है, उनका जो दफ्तर है उसी के अंदर घर है, उसको रंग रोगन कर दो। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात है कि जो इन लोगों ने कहा कि जुमा पहला और दूसरा मेरे पास आ गया है, मैं ये साफ बता देना चाहता हूं कि पहले और फर्स्ट सेकेंड राउंड का चाहे जो भी रहे, जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं जिस तरीके से निराश होकर घूम रहे थे, तो उधर से कन्नौज से आरएसएस वाले नहीं निकले बीजेपी को। अब मैं वही बता रहा हूँ, कन्नौज से अखिलेश यादव आकर और अमेठी से राहुल गांधी आकर ये जो जोश भरने का कोशिश कर रहे हैं, जनता तो डिसाइड कर लेती है 6 महीना पहले। और जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो इस तरह की सोच बनाकर और सीटों पे आंकड़े लेकर चल रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। कौशिक जी एंडिंग कमेंट्स, कौशिक साहब। नरेश जी देखिए, आप कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे, जी बोलिए जी, मुझसे सवाल पूछा, जी बोलिए कौशिक साहब। ओके ऑडियो चला गया। पंकज जी ठीक है। राजेश जी एंडिंग कमेंट्स। ऐश्वर्या जी हाँ। एक बात सुनिए, आपने नरसिम्हा योगी के बारे में तो कह दिया, उन्होंने किताब लिखी। आडवाणी जी ने 2009 में बार चिल्ला के कहा कि जब तक ईवीएम है तब तक हम चुनाव जीत नहीं सकते। इनके सहयोगी जेडीएस एलजेपी ने इस बात को बिल्कुल कहा तो अरविंद केजरीवाल ने भी था कि मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, पर राजनीति में ऐसा ही होता है राजेश जी। ये आपसे बेहतर कौन जानता है? मेरे भाई जी बोलिए भाई। सुधांशु जी को बोलने दो यार, उसको पॉइंट आप क्यों दे रहे हो? अरे अभी टाइम नहीं है मेरे पास सुधांशु जी के। हाँ बोलिए। तो इसलिए मुझे बोलने दो ना मेरे टाइम। अच्छा जल्दी। जब इलेक्शन जब चीफ जस्टिस ने खुद कहा, हेलो आवाज आ रही है आपको? हाँ बाबुलन बोलो भाई। जब चीफ जस्टिस जब खुद कहा कि एक सीट इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और एलओपी होंगे, क्या करा? ये डर गए, इन्हें चीफ जस्टिस को देश के न्यायालय पे भरोसा ही नहीं है। इन्होंने उनको हटा दिया और एक अपना यूनियन मिनिस्टर कर दिया। इन्हीं की बात बनी।
आज इलेक्शन कमीशन सॉरी लेकिन वो तो बीजेपी की यूनिट बन चुका है, बीजेपी का यूनिट बन गया। सुधांशु चतुर्वेदी, एंडिंग कमेंट्स ऑन दैट। ओके सुधांशु चतुर्वेदी, एंडिंग कमेंट्स ऑन दैट। दिल्ली में इलीगल होर्डिंग है ना रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वो कह रहे इलेक्शन कमीशन आपका आउटफिट है। अरे राजेश, रिलैक्स राजेश। और उसके बाद में इलेक्शन कमीशन की आवाज ओके भाई ओके, आडवाणी जी ने कहा था तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। रिलैक्स सुधांशु चतुर्वेदी, एंडिंग एंड देन आई एम एंडिंग। जब हम लोगों ने आपत्ति की थी, सुनिए, जब हमने आपत्ति की थी तो इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं कहा था आके हैक करके दिखा दो। अब तो इलेक्शन कमीशन ने बुलाया ना, तब बुलाया था क्या 2010 में? और राजेश गुप्ता जी आप भूल जाते हैं, इस देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा जो हटने के बाद कांग्रेस सरकार का मंत्री बना, जिसने एक वोट से अटल जी की सरकार गिरने के बाद 6 महीने इलेक्शन पोस्टपोन किया। अप्रैल 99 में सरकार गिरी, सितंबर 99 में चुनाव हुआ, मगर वो तो संयोग से कारगिल आ गया, वो इसलिए था कि एक वोट की सिंपैथी चली जाए। मनोहर सिंह गिल, अब साफ हो गया ना, एमएस गिल साहब, बताइए सरकार में मंत्री रहे और आप कह रहे हैं ये हो गया था। पर आपके ऊपर भी सुधांशु जी काउंटर आता है कमिश्नर ने एक कमीशन से, जब आप 67 सीटें और 63 सीटें दिल्ली में जीतते तब इलेक्शन कमीशन अच्छा रहता है, नहीं? और अब आपको गड़बड़ नहीं लगता? नहीं, बट सुधांशु जी फिर विपक्ष कहता है कि उनके पास तो एक इलेक्शन कमिश्नर ही था, आपके पास तो आर्मी चीफ, फॉर्मर ये फॉर्मर वो, गवर्नर रिजाइन करके इलेक्शन लड़ लेते हैं, फिर इलेक्शन आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आजकल राजनीति एंड मोरालिटी या राजनीति में तो सब बराबर है सुधांशु। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, जी बता दीजिए। आज की जनरेशन भूल गई होगी ऐश्वर्य जी, हाँ। इस देश में एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था जी। और मैं बता दूं, हमें बचपन में याद है 1985 का विधानसभा चुनाव, पूरे उत्तर प्रदेश में 40-42% वोटिंग हुई, अमेठी में 91% वोटिंग हुई, और कुछ बूथों पे 106% वोटिंग हुई। ये कमीशन ने जांच नहीं की। जब टीएन शेषन ने एक्शन लेने शुरू किए तो इन्होंने 3 सदस्यीय इलेक्शन कमीशन बनाया और कहा बहुमत से निर्णय होगा ताकि टीएन शेषन के हाथ बांध दिए जाएं। ये वाली तकनीक चेक कर ले, ये 100 में से 106 लाने वाली तकनीक, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। 100 में से 106 लाने वाली तकनीक अगर मेरे पास भी होती तो नरेश कौशिक जी, मैं भी लंदन में बैठा होता कहीं, यूपी मैं बता रहा हूं, ये 100 में से 106 लाने वाली तकनीक मेरे पास नहीं है भैया। ये कांग्रेस के पास कहां से आई पंकज जी? मुझे भी दिला देते, मैं भी कहीं बैठा बताऊं उसमें कारण क्या हुआ था कि मत पेटियां लूट के लोग जाते थे जंगल में और धड़ाधड़ वो करके पंच करके डालते थे। उसमें कई बार ध्यान नहीं रहा कि जिस मैं फालतू में ही अपने पिताजी से इतना पिटा, उससे ज्यादा मतपत्र डाल। अरे मैं फालतू में ही अपने पिताजी से पूरे स्कूल के टाइम में इतना पटा। ये वाली टेक्नोलॉजी मुझे भी पता होती तो 100 में से 106 नहीं 101 ही ले आता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच राजेश जी, नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु चतुर्वेदी जी, थैंक यू, धन्यवाद। Co-powered by